हेलो प्यारे छात्रों। आज मैं पुनः गैसीय नियम संबंधित बात करेंगे। गैसीय नियम के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया था कि गैस के क्या क्या नियम हैं या किन नियमों को मिला करके गैस का नियम बनाया जाता है। उसमें हमने आपको बताया था कि आयल का नियम, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, गैलुसैक का नियम और आदर्श गैस समीकरण, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और जो गैसीय संबंधी तथ्य लिए गए थे या गैसों में जो संबंध बताया गया था, उन संबंधों में अगर हम देखें तो हमारा कहीं न कहीं दाब था, ताप था, आयतन था और गैस मोलों की संख्या थी। तो कहने का मतलब इन्हीं चार बिंदुओं को लेकर के गैसीय नियम की व्याख्या की गई, चाहे वो बायल के द्वारा की गई, चाहे चार्ल्स के द्वारा की गई, चाहे एवोगैड्रो के द्वारा की गई, चाहे गैलुसैक के द्वारा की गई। उन सब लोगों ने गैसीय नियम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब हम आगे देखेंगे डाल्टन का आंशिक दाब नियम। तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम की अगर हम बात करें तो इस नियम के अनुसार जॉन डाल्टन ने सन 1801 ईस्वी में ये बताया कि जो अननोन क्रिया से विहीन गैसों का मिश्रण है, उसमें जो कुल दाब होगा वह गैस के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। मतलब ये है कि अगर सपोज कर लीजिए कि जो हम आयतन ले रहे हैं, सपोज करिए कंटेनर हो गया एक ठो, इस कंटेनर में कुछ गैसें हो गई ये और कुछ गैसें हो गई ये और कुछ गैसें मान लीजिए ये हो गई। ठीक, तो जो हमने इसमें 3 टाइप की गैसें लिया है, पहली गैस मान लीजिए H2, पहली गैस मान लीजिए हमने H2 लिया, दूसरी गैस हमने N2 लिया और तीसरी गैस हम जो है O2 लिया। तो यहाँ पर सपोज करिए कि ये जो H2 है, N2 है, O2 है, ये 3 जो गैसें लिया है ये अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस। सपोज करने की बात मैं कर रहा हूँ, वास्तव में ये गैसें जो है निष्क्रिय नहीं है, ये क्रियाशील है। तो ऐसे ही आप 3 गैसें ले लीजिए, चाहे हीलियम ले लीजिए, चाहे नियान, चाहे आर्गन, चाहे नाइट्रोजन। मतलब ऐसी गैसों का आपको सिलेक्शन करना है जो 3 गैसें हो, मतलब 3 से अधिक भी हो सकती हैं, जो आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए। डाल्टन ने क्या किया कि गैसों का ऐसा समूह लिया जो अननोन क्रिया नहीं कर सकती थी। अननोन क्रिया नहीं कर सकती थी तो इनका जो दाब लिया, मान लीजिए एक का दाब इन्होंने P1 लिया, एक का दाब इन्होंने P2 लिया और एक का दाब इन्होंने P3 लिया। कहने का मतलब कि जो 1 गैस थी इसका दाब P1 और जो दूसरी गैस थी उसका दाब P2 और तीसरी जो गैस थी उसका दाब P3 था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यदि हम गैसीय मिश्रण को लें तो गैसीय मिश्रण में उन गैसों को रखा जाए जो अननोन क्रिया न करे। तब ऐसी स्थिति में उस क्रिया का पूरा जो दाब होगा वह कुल दाब के बराबर होगा। यानी ये जो है, मान लीजिए कि आपका
ये जो आपको लिया गया कंटेनर, इसमें बहुत सारी गैसें डिफरेंट, ठीक है। अगर इसका दाब P1 है, इसका दाब P2 है, क्या है P1 P2, और इसका दाब P3, तो कुल इस कंटेनर का पूरा जो दाब होगा मान लीजिए वो क्या है, कैपिटल P है। तो कैपिटल P यानी कुल दाब हो जाएगा, और कुल दाब किस गैस के, इस पूरी गैसों के, घटक गैसों के योग के बराबर होगा, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा ये बताइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक, ये हो गया। अब अर्थात अगर हम बात करें कि वह दाब जब इन गैसों को ताप की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाले पात्र में अलग अलग बंद किया जाता है, तो प्रत्येक गैस का कुछ न कुछ क्या होता है, आंशिक दाब होता है। तो प्रत्येक गैस का जब कुछ न कुछ आंशिक दाब प्राप्त होगा, तो ऐसी स्थिति में हम इसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि P यानी कुल दाब P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितनी भी हमने गैस ले रखा है, आगे आप चाहें तो ऐसे से डॉट डॉट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि आयतन और ताप, क्या T और V, ये दोनों जो है आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, आगे हमारा है गैसों को सामान्यतः जल के ऊपर एकत्रित किया जाता है, अतः इनमें कुछ न कुछ नमी भी होती है। ठीक, नमी युक्त गैसें जिसमें जल वाष्प भी होती है कि वाष्प दाब में से अगर हम जल वाष्प दाब घटा दें तो कितनी गैस में नमी नहीं है, इस बात की जानकारी हमको हो सकती है। कहने का मतलब ये हो जाए कि हम P शुष्क गैस निकालें, यानी P ड्राई गैस, DRY ड्राई गैस इक्वल टू हो जाएगा P कुल माइनस जलीय तनाव, जली तनाव। ठीक, यानी P जली तनाव लिख सकते हैं। अब आप ये जानते हो कि सपोज कि ये अगर आपका कंटेनर हो गया, तो इसमें भैया आपके क्या होंगे, गैसीय अणु होंगे। क्या होंगे, गैसीय अणु होंगे। तो गैसीय अणुओं की संख्या तो आप काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो उसको आप क्या मान सकते हो, n मान सकते हो। तो चूंकि मोल अंश के रूप में जब आप आंशिक दाबों को लिखेंगे, तो ऐसे में ये जो आपने कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर में यदि n मोल गैस हो और गैसों के आंशिक दाब को आपने क्या मान रखा है, P1 P2 और P3 ऐसे मान रखा है। तो P1 का कुछ आंशिक दाब होगा, P2 का कुछ आंशिक दाब होगा और P3 का कुछ आंशिक दाब होगा। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें, चूंकि गैस समीकरण से क्या होता है, PV इक्वल टू क्या होता है, RT होता है ना। अब यहाँ से अगर आप निकालो आंशिक दाब, तो P1 इक्वल टू N1 RT अपान V, ये समीकरण 1 मान लो। मतलब घटक एक गैस का आंशिक दाब है ये।
अब घटक गैस दूसरे का आंशिक दाब निकालोगे तो P2 इक्वल टू N2 R2 ये RT अपॉन B, ये हो जाएगा सेकेंड। ये फर्स्ट गैस के आंशिक दाब होगा, ये सेकंड गैस के आंशिक दाब होगा। अब थर्ड वाले की देखा जाए तो P3 इक्वल टू N3 RT अपान B, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक, अब क्या करें, इनमें हमको कुछ कॉमन नजर आ रहा है। देखा जाए तो कॉमन जो हमको नजर आ रहा है, कॉमन में आपको देखा जाए तो P1 P2 P3 ऐसे करके आपको दिखाया गया। इसमें मोलों की संख्या किसी में N1 है तो किसी में N2 है, किसी में N3 है। RT अपान B ये तीनों में कॉमन मिलता है। तो जब RT अपान B ये तीनों में कॉमन मिल रहा है तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो आप बात करें उसकी, किसकी, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार। डाल्टन का आंशिक दाब क्या नियम है, P कुल इक्वल टू P कुल, ये था P1 P2 P3, ठीक था। अब P1 के स्थान पे आंशिक दाब लिखिए, P2 के स्थान पे आंशिक दाब लिखिए और P3 के आंशिक दाब के लिए लिखेंगे। तो R करके इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं N1 RT अपान V प्लस N2 RT अपान V प्लस N3 RT अपान V लिख सकते हैं। इसमें से देखा जाए तो RT अपान V, RT अपान V, RT अपान V तीनों में है, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपान V लिख सकते हैं, RT अपान V लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर हम इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, अगर हम ये जो समीकरण 4 है, समीकरण 4 को अगर हम सपोज कहते हैं, ये कहते हैं कि P1 की जो वैल्यू है, यानी P1 इक्वल टू N1 RT अपान V को P कुल दाब से अगर भाग कर दें तो हम क्या पाते हैं, यानी P1 में P कुल दाब से भाग कर, भैया P1 में P कुल दाब से भाग कर दीजिए तो P1 अपान P टोटल लिख देते हैं, P टोटल, ठीक है, P कुल दाब हो जाएगा इक्वल टू P1, यानी इसमें गैस के मोलों की संख्या क्या है, N1, और फिर कुल मोलों की गैसों की संख्या क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं RT RTV अपान RTV हो जाएगा। फिर से देखिए, P1 P टोटल P1 अपान P टोटल, ठीक, P टोटल हो गया।
इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये ब्रैकेट में हो जाएगा RT V अपॉन RT V। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखा जाए तो RT अपॉन V RT अपॉन V हो सकता है गायब, हो सकता है। अब मान लेते हैं कि ये जो N1 प्लस N2 प्लस N3 है, ये टोटल N के बराबर है। किसके बराबर है? टोटल N के बराबर है। अर्थात ऐसी स्थिति में आप क्या कर लीजिए कि N1 प्लस N2 प्लस N3, इसको आप मान लीजिए स्मॉल n। तो इस दशा में आपको क्या हो जाएगा कि N1 अपॉन N इक्वल टू, इसको आप x1 मान लीजिए। ठीक, तो जहां x1 की बात करें तो x1 आपकी जो है पहली गैस के मोल अंश की संख्या, यानी जो आपने इसमें ये कंटेनर में जो गैस आपने भरा था, इसमें जो पहली गैस है उसकी मोलों की संख्या है। पहली गैस के मोलों की संख्या क्या है? x1। इसी तरीके से आप जब निकालोगे तो N2 अपॉन N करेंगे तो वो हो जाएगा x2, ये दूसरी गैस के लिए हो जाएगा। और जब तीसरी गैस की बात करेंगे तो उसके लिए N3 अपॉन N करेंगे तो ये हो जाएगा x3। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो भाई? ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि P1 इक्वल टू, ये था ना P कुल, ये था इक्वल टू x1 लिख सकते हैं। R करके चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं P1 इक्वल टू x1 और P कुल, ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी एक घटक के अंश के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, किसी दो घटक के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं और किसी तीसरे की गैस के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है।